हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। मिर्ज़ापुर की टीम की तरफ से मैं अखिल श्रीवास्तव, आपकी केमिस्ट्री का फैकल्टी, आपका स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ। आप सभी जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लें, तो हम कल की क्लास के आगे आज की बातों को करेंगे और कुछ नई चीज़ों के बारे में, कुछ नई चीज़ों को सिखाने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी जल्दी क्लास में ज्वाइन कर लें। आपके पास 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ। 2 मिनट बाद मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। 2 मिनट के बाद मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, तो आप सभी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें, क्लास में आ जाएं। मेरी वॉइस क्लियर है? प्रखर जी, शिवपूजन जी, अभिराम, और सौम्या जी, गुड़िया जी, वैष्णवी, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, अभय प्रताप सिंह, निखिल, सभी लोग क्लास में आ जाएं जल्दी से। तो 1-2 मिनट में मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। वैष्णवी जी भी आ गई हैं, सुभी भी आ गई, सुभी भी रेगुलर क्लासेस ले रही हैं। तो आप लोग बोले तो स्टार्ट किया जाए। अभिषेक, शिवपूजन, इसकी पहली क्लास में जहाँ तक मुझे नाम ध्यान आ रहा है, प्रखर, शुभम करके एक स्टूडेंट आए थे, शुभम शुभम गुप्ता। तो शुभम जी, आपका भी वेलकम है। तो सभी लोग, सुहासिनी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्लास स्टार्ट कर दें। अब मेरे ख्याल से सभी लोग आ गए होंगे। तो देखिए, ये जो क्लास है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इसमें मैं सेकंड पार्ट की बात करूंगा। सेकंड पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो आपका सेकंड पार्ट है, उसकी मैं बात करूंगा। और इस सेकंड पार्ट में, मैं आपको कुछ जो बेसिक चीज़ें उसको बता के आगे नीट की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। सारी बेसिक चीज़ भी बताता जा रहा हूँ। बाई चांस अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है, कहीं किसी वजह से वो टॉपिक आपका मिस हुआ हो, तो भी वो रिवीजन हो जाए और आप हर एक पार्ट में अच्छा करें, यही एक कोशिश है। तो कल की क्लास में मैंने आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा दी थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में भी बता दिया था। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी जब हो गई थी, तो उसके बाद एक और नेक्स्ट एलिमेंट बच गया था। हालांकि उस एलिमेंट की डिस्कवरी आपकी काफ़ी बाद में हुई, 1931 के आसपास हुई थी। बट हम अभी इसकी स्टडी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसको आप लिख भी लीजिएगा। देखिए, चैडविक भाई साहब जो थे हमारे, चैडविक भाई साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी। भाई साहब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी के भैया ही लगेंगे वो शायद, है ना। तो चैडविक नाम याद रखिए, चैडविक। तो चैडविक ने क्या किया था, बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर दी। बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर दी। इसने देखा कि बेरिलियम पे बम्बार्डिंग करने के बाद कुछ कंपोनेंट बने, जिसमें एक कार्बन बना था और एक इक्वेशन नाइट्रोजन के थ्रू भी है। तो आप कार्बन वाली इक्वेशन को ध्यान रखिए।
और यहाँ पे न्यूट्रॉन निकला और कुछ अमाउंट में एनर्जी निकली थी। ये थे रिएक्शन। ठीक, अब देखिए अल्फा पार्टिकल को आप बोलते हैं 2He4। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसे ही आप अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल होता है। तो 2He4 प्लस बेरिलियम पे अगर आप बॉम्बार्डिंग करेंगे तो बेरिलियम का भी आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखना होगा। तो बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम का जो 4 बेरिलियम 9, ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। किसी भी अच्छा एक चीज़ और सुन लीजिए, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो, तो आप उस एलिमेंट को इसी तरह से शो करते हैं। मतलब जैसे बेरिलियम यहाँ लिखा आपने, तो ये आपका एटॉमिक नंबर और यहाँ पे मास नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक और ऊपर वाले को बोलते हैं परमाणु भार। तो ये जब आप इस पे अटैक कराएंगे तो कार्बन बनता है, तो कार्बन होता है C12, है ना, कार्बन होता है C12। अच्छा जी, अब इसमें चूंकि ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री मतलब होता है कि न्यूक्लियस से जो हमारी रिएक्शन चले, जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो, वो आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाली रिएक्शन होती है। अब न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे बेरिलियम है और हीलियम है, तो इस साइड अगर कार्बन बन रहा है तो दूसरे साइड आपका न्यूक्लियस चेंज हो जा रहा है। इधर का न्यूक्लियस अलग है और इधर का न्यूक्लियस चेंज हो गया। न्यूक्लियस मतलब एलिमेंट भी अगर चेंज हो जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि ये न्यूक्लियर वाली रिएक्शन है। नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में जो हम रिएक्टेंट साइड में लेके चलते हैं, सेम एलिमेंट आपका प्रोडक्ट साइड में भी होता है। तो ऐसी रिएक्शन आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। लेकिन अगर इस रिएक्शन में न्यूक्लियस ही चेंज हो जाए, मतलब एटम ही चेंज हो जाए, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक, तो अब इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन की खास बात ये है कि इसमें जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, देखिए ये 12th में अभी आप पढ़ेंगे भी, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जो एटॉमिक नंबर है, जैसे आपका यहाँ पे 4 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है, तो जो प्रोडक्ट साइड में आएगा वही प्रोडक्ट साइड में वो उसका सम इक्वल होना चाहिए। इन द सेम वे जो एटॉमिक मास है आपका, या मास नंबर ऑफ 9 और 4, ये इधर आपका मास नंबर जो भी डालें उसमें बैलेंस होना चाहिए। तो देखिए जरा नीचे नीचे वो एटॉमिक नंबर में 4 + 2 6 हुआ। देखिए 4 + 2 6 हुआ। तो जब आपने कार्बन बनाया तो यहाँ पे 6 डाल दिया। अब ऊपर देखिए, ऊपर आपने क्या किया, 9 + 4, 9 + 4, 9 + 4 कितने हुए, 13 हुए। 9 + 4 13। तो ऊपर यहाँ पे क्या है, 12। तो अब जो आप बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, जो भी स्पीसीज बनाएंगे वहाँ, यहाँ 0 यहाँ 1, तो देखिए ऊपर को अगर आप ऐड अप करें तो 12 + 1 13, ऊपर यहाँ भी ऐड कर लीजिए 9 + 4 13, और नीचे 4 + 2 6, यहाँ पे भी 6, और प्लस कुछ अमाउंट में एनर्जी। तो यही डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन की, जिसमें बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई थी और आपका कार्बन, और उसके साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी निकला जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद अब ये बात आई कि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को कैसे कैसे अरेंजमेंट किया जाए एटम के अंदर। आपने इलेक्ट्रॉन खोज लिया, प्रोटॉन खोज लिया, न्यूट्रॉन की भी मैंने बात कर ली है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल दिए गए, जिसमें बोहर थ्योरी आपके सिलेबस में है। बोहर थ्योरी आपको आएगी। तो बोहर थ्योरी से पहले क्या हुआ था, कुछ मॉडल दिए गए थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जैसे आपको जानना चाहिए, जैसे कि किस एलिमेंट पे कितना चार्ज होता है, क्या चार्ज है। तो देखिए ये मैंने सिंबल एनसीईआरटी की ही कॉपी निकाल ली है पूरी, इसको आप ध्यान रखिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के सिंबल की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन को
ई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन को आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप नोट्स अगर बना रहे हो तो इसे लिख भी लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का 1.6 होता है। चार्ज सेम होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, बट उसके जो जैसे मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, बट उस पर जो चार्ज होगा जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वो डिफरेंट हो जाता है बस, ठीक। अगर मैं रिलेटिव चार्ज की बात करूं, रिलेटिव और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपका 0 होता है। रिलेटिव चार्ज की मैं बात करूं सुभी, तो रिलेटिव चार्ज ये आपका -1 होता है। निखिल इसका नेगेटिव इसका जो रिलेटिव चार्ज होता है प्लस का 1 होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये न्यूट्रल हम बोलते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। जो चीज़ आपको लर्न करनी है वो ये है, लर्न करनी है क्योंकि इस पे आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रॉन का मास गिवन होता है, कभी कभी नहीं गिवन होता है, तो नहीं गिवन है तो उसे ध्यान रखिएगा, ये याद करना आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये केजी में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केजी में है। इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी भी एलिमेंट का मास आपको याद नहीं रखना है, बट इलेक्ट्रॉन का याद रख लीजिए अपने न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोटॉन का देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है 1.6 10⁻⁻27 1.67 इंटू 10⁻⁻27। मास की बात करूँ मैं, अगर यूनिफाइड मास की बात करूँ उसकी, तो देखिए इसमें सबसे जो भारी होता है, देखिए 1.008, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है, जो मास होता है, वो लगभग लगभग बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, 0 नहीं होता है, हम उसे अप्रॉक्स वैल्यू मान के चलते हैं कि वो 0 है, ठीक है, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, बट होता है थोड़ा बहुत। तो देखिए यहाँ पे मास से आपने क्वेश्चन भी किया है। और अगर मैं अप्रॉक्सीमेट मास की बात करूं तो ये थोड़ा सा आपको इसमें जो चीज़ें याद रखनी वो मैंने आपको बता दिया है, वो ध्यान रखिएगा। इन द सेम वे एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया गया था, E/m की वैल्यू, E मतलब होता है चार्ज, और m का मतलब मास, मतलब चार्ज बाई, हिंदी में इसे बोलेंगे आवेश बटा का मास, ठीक, उसका रेशियो। तो ये जो रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन के, बस आपको इलेक्ट्रॉन का ही याद रखना है। ये वैल्यू कैलकुलेटेड है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, ये वैल्यू आती है, ये आपको ध्यान रखना है। चार्ज की अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ से चार्ज रख लीजिएगा, और मास की बात करेंगे तो 9.1 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए ही याद रखिए, सिर्फ वही आता है। तो वैल्यू ऑफ E/m फॉर इलेक्ट्रॉन इज दिस, एंड दिस वैल्यू इज फिक्स, और ये वैल्यू आपकी फिक्स होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए ये वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। ये होता क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जब आप बात करेंगे तो वहाँ आपको एक प्रोटॉन की बात नहीं हो पाएगी, वहाँ मल्टीपल प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन हैं सभी प्रोटॉन की हमको बात करनी पड़ती है। और इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे तो उसको आयनाइज आप कर सकते हैं, अलग से सेपरेट आउट कर सकते हैं। दैट्स वाई E/m की जो वैल्यू होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन के केस में फिक्स होती है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस में फिक्स नहीं होती। बस आपको ये डेटा ध्यान रखना है 1.6। ये क्वेश्चन NTSC का जो बच्चा एग्जाम दिया हो, NTSC, उसमें ये पेट क्वेश्चन है, ये आता है, तो नीट में नहीं आते हैं तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी चीज़ें जान गई हैं, कैसे डिस्कवर हुआ, उसका मास क्या हुआ, उस पर चार्ज क्या हुए। अब आती है इसको अरेंजमेंट करने की बात। अरेंजमेंट करने में जो सबसे पहले मॉडल दिया गया, दैट मॉडल इज नोन एज थॉमसन मॉडल। आप लोग देख लीजिए, इस मॉडल को आप क्या बोलते हैं, थॉमसन मॉडल, थॉमसन का मॉडल। अब आपको यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं,
गर्मी में खाते हैं ना तरबूज, ये तरबूज बोलते हैं ना, तरबूज, तरबूज। एक खरबूज होता है, एक तरबूज होता है, ये तरबूज है। वो खरबूज वो होता है, छोटा होता है, और वो उसमें वाइट वाइट सा होता है, सफेद सफेद सा होता है, ठीक है। तो तरबूज जो होता है, ये देखिए वाटरमेलन भी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में वाटरमेलन बोलते हैं। तो इस मॉडल का नाम, पहला क्वेश्चन यही आता है, इस मॉडल को क्या बोलते हैं? तो तरबूज मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर नहीं आते हैं, बट आप, मैं फिगर से आपको दिखा दिया कि दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल, या इसे हिंदी में बोलेंगे तरबूज मॉडल, या इसे हम बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। दिस मॉडल इज नोन एज प्लम पडिंग, प्लम पडिंग, प्लम पडिंग मॉडल, या इसे आप एक पडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्लम पडिंग मॉडल और पडिंग मॉडल, ये थॉमसन मॉडल का नाम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इसे आप तरबूज मॉडल भी बोलते हैं। अच्छा, अब थॉमसन के समय देखिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब थॉमसन ने मॉडल दिया था तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो अगर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं हुई तो उस केस में वहाँ जो भी चीज़ों की हम बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे सिर्फ। बात समझ में आ रही है सुबी? सिर्फ किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। वैष्णवी, बात समझ आ रही है बेटा? तो अब देखिए ये वहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसमें, इसलिए आपको देखिए इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो ये मॉडल बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मैं बोल दे रहा हूँ, हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज embedded in a positive charge sphere. This positive charge sphere act as a act as a spherical part, that is a sphere, and negative part जो आपका जो था इलेक्ट्रॉन, it is embedded. That's why this model is a model represent the electrical neutrality of the एटम, ठीक है। तो अब ये मैं आपको लिख देता हूँ, फिर मैं इसको समझा, हिंदी में लिख भी बोल देता हूँ। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहता था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब घुसा हुआ होता है, ठीक है। एम्बेडेड इन अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ठीक है। It represent the electrical neutrality, electrical neutrality, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ये आपके एटम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करता है। हिंदी में समझ लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो पॉजिटिव स्फीयर है उसके अंदर घुसा हुआ होता है, और ये विद्युत परमाणु के विद्युत उदासीन मॉडल को भी रिप्रेजेंट करता है, बताता है। तो ये था आपका थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल का जो एक्सपेरिमेंट था, दो ही चीज़ पूछा जाता है, इसको प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, और इसका ये 2 पॉइंट है जिसको आपको जानना चाहिए, बट याद मत करिएगा क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब जब थॉमसन मॉडल के बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद से आपकी बोहर थ्योरी स्टार्ट हुई थी। इसमें जैसे कुछ और थ्योरी है, सोमरफेल्ड का मॉडल होता है, नील बोर का मॉडल होता है, तो वो सब नहीं है सिलेबस में। तो जितनी चीज़ें सिलेबस में है उसको मैं बताता जाता हूँ, क्योंकि रदरफोर्ड से रिलेट हुआ था बोर थ्योरी, और बोर थ्योरी आपके सिलेबस में है, इसलिए ये रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट आपको पता होना चाहिए।
ये आपके एनसीईआरटी में है, सिलेबस में उतना पूछा नहीं जाता है। इसके 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अब हम बात करेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट क्या था। तो देखिए पहले इसमें क्या होता है। इसमें क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने एक सोने की एक वो पन्नी ली, पन्नी ली, ठीक है। और उसपे क्या किया इन्होंने, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। ठीक है, गोल्डन फॉयल लिया था इन्होंने, गोल्डन फॉयल, और गोल्डन फॉयल पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर दी। ठीक, तो अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा, इसे टकराएगा। ठीक है, जैसे अगर आप एक बॉल ले लीजिए, बॉल है ना, बॉल ले लीजिए और उसको दीवार से फेंकिए, तो क्या होगा, बॉल आपके पास आ जाएगी। ठीक, अगर आप बुलेट ले लेंगे तो वो बुलेट क्या होगी, दीवार में थोड़ी सी पेनिट्रेट करेगी। अगर आप उससे भी तगड़ी चीज लेंगे तो दीवार को क्रॉस करके निकल जाएगी। ठीक, तो यही समथिंग ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, तो इसने देखा, कुछ एक्सपेरिमेंट देखा और उसको उसने एक्सप्लेन किया, और उसने फिर रदरफोर्ड की वजह से थॉमसन मॉडल गलत हो गया था। रदरफोर्ड की वजह से थॉमसन मॉडल गलत हो गया था। तो अब उसने जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, जो आप एटम के बारे में ऐसे बनाते हैं ना, ये कि न्यूक्लियस बीच में और इसके चारों ओर, ये पहले हम नहीं जानते थे। हम पहले जानते थे वो प्लम पडिंग मॉडल। ये जो आप अभी बनाते हैं वो रदरफोर्ड की ही देन है, रदरफोर्ड की वजह से आप इसको ऐसा बताते हैं। तो रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, तो देखिए इसने क्या क्या देखा वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 पॉइंट थे मेन, उन्हीं 3 पॉइंट को आपको बताता हूँ। उसने देखा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए अपने रास्ते से, बिना डिफ्लेक्ट हुए इसको क्रॉस कर गए। मतलब जब उसने एक्सपेरिमेंट देखा, तो एक्सपेरिमेंट में उसको देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधी सीधी लाइन पे चले गए। ठीक है, अच्छा, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसने यहाँ पे ये चीजें, अच्छा, दूसरा उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने ही रास्ते पे, जिस रास्ते पे गए थे उसी रास्ते पे वापस आ गए। जिस रास्ते से वो गए उसी रास्ते पे वो वापस आ गए। ठीक, तीसरी चीज उसने ये देखी कि कुछ और अल्फा पार्टिकल, कुछ और अल्फा पार्टिकल मतलब कि अगर मैं 90% अल्फा पार्टिकल की बात करूं, 93% अल्फा पार्टिकल की बात करूं, तो वो अप्रोक्सीमेटली अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बिना प्रभावित हुए इधर से उधर चले गए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, 6-7% मान के चलिए, 8%, 6% मान के चलिए, 6% कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं। और कुछ जो बचे हुए थे, यानी 1% या 1% से कम, वही अपने रास्ते पे वापस आए थे। तो हमें यहाँ पे तीन तरह, इस एक्सपेरिमेंट का 3 मेन पार्ट है। पहला पार्ट ये था कि अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट अनडिफ्लेक्टेड। लिख भी लीजिएगा इसे, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास फ्रॉम अ लार्ज एंगल एंड वेरी फ्यू, बहुत ही कम, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो थे वो
अपने पाथ पे वापस आ गए, दे रिवर्ट देयर पाथ, मीन्स दे रिवर्ट देयर पाथ। हिंदी के बच्चे समझ लीजिए इसको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, है कि आप लिखना चाहें तो लिख लें कि बहुत मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से, अपने रास्ते से बिना प्रभावित हुए पास हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल यानी बड़े एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल उसी अपने रास्ते को फॉलो करके, मतलब पीछे से उसी रास्ते पे आ गए। तो इसका जो कंक्लूजन था वो रदरफोर्ड ने ये बोला कि भाई रदरफोर्ड ने ये बोला कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल निकल के जा रहे हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल निकल के जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि इसका कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ रदरफोर्ड का कंक्लूजन, मतलब इसका जो इफेक्ट आया, उसने जो बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच गो विदाउट अनडिफ्लेक्टेड, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था आपका वो एम्प्टी था, मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी था, मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्ट क्या होगा, खाली होगा। जो कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ लार्ज एंगल पे जो चले गए थे, इसका मतलब ये था कि बीच में एक कोई ऐसा पार्ट है जो पार्ट है वो थोड़ा सा ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से वो सॉलिड पार्ट है, ठीक है। जो कुछ पार्ट आए थे, तो इसका मतलब ये पता चला, और उसी पार्ट को बाद में न्यूक्लियस नाम दिया गया, ठीक। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था कि एकदम उसी पार्ट पे चले आए थे, इसका मतलब कि वो जो बीच वाला जो पार्ट था उस पे जो चार्ज होगा, वो चार्ज क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट स्फीयर कंटेन पॉजिटिव स्फीयर, एंड वो जो स्फीयर जो गोला था वो क्या था, छोटा था, स्मॉल पार्ट था, ठीक है। यही इसका कंक्लूजन था। मतलब अब इसको आप दूसरे तरह से समझिए, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने चारों तरफ जरा इधर उधर करके देख लीजिए, आपको मैक्सिमम पार्ट आपको एम्प्टी दिखेगा। जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हैं, जिस चेयर कुर्सी पे हैं, वहाँ अगर बुक्स हैं तो वो, आपके सोने का जो बेड होगा वो, उसके बाद देखिए सारी चीजें क्या है, एम्प्टी है, खाली है। कुछ पार्ट सॉलिड पार्ट है जहाँ पे जो आपका खाली नहीं है, वो थोड़ा सा पार्ट है, जो कि सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो ये कहता है। और वो जो छोटा वाला पार्ट, जो खाली वाला पार्ट है, वो बोल रहा है कि वो चार्ज पार्टिकल है और उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बाद में ये बोला गया कि दिस पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो चूंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और यहाँ से सबसे पहली बार, ये लाइन ध्यान रखिएगा, यहाँ से सबसे पहली बार न्यूक्लियस के बारे में बताई गई थी। यहाँ न्यूक्लियस के बारे में बताया गया था, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कहाँ हुई या किसने बताया, तो रदरफोर्ड ने ही बताया था। पहली बार न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई, रदरफोर्ड ने ही उसका नाम दिया न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड ने एक चीज और बोली कि रदरफोर्ड ने फिर अपने एक्सपेरिमेंट के बाद जो मॉडल दिया, उसमें उसने ये लाइन बोली कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ये मैं लिख देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। यही 4 लाइन की जरूरत पड़ती है। आप पढ़ते ढेर सारी लाइन है, सभी लाइन की जरूरत नहीं होती है। तो कंक्लूजन के बाद जब उसने अपनी जो थ्योरी दी, रदरफोर्ड की जो थ्योरी आई, उसमें इसने क्या बोला, यहाँ मैं लिख देता हूँ उस पार्ट को, नहीं आप कंफ्यूज होंगे। वैष्णवी लिख दो इसे क्या, शिवपूजन, अभिषेक। जो रदरफोर्ड की थ्योरी आई, पहले तो एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसने कंक्लूजन निकाला, फिर उसने अपनी बातों को थ्योरी के फॉर्म में लिखा, ठीक है। रदरफोर्ड थ्योरी या रदरफोर्ड मॉडल आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए। तो रदरफोर्ड थ्योरी में उसने यही बोला कि इलेक्ट्रॉन इज, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस
न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड, एट अ वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड, ठीक है। और वो जो छोटा सा पार्ट है उसका नाम उसने दिया था न्यूक्लियस, एंड द स्मॉल स्मॉल पार्ट inside the atom is known as nucleus। ये मॉडल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी की बात करता था, तो ये भी लिख लीजिए आप। अकॉर्डिंग टू दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ऐसा शो करता है, वैसा शो करता है, ऐसे कई चीजें उसने बोली थी। लेकिन मेन इसका पार्ट उसका यही था, यही 3 पार्ट था। तो एक बार मैं आपको फिर से इसे रिवाइज कर दे रहा हूँ, सोचिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि सबसे पहले मॉडल, अच्छा देखिए, अगर आप थॉमसन मॉडल की बात करेंगे तो थॉमसन मॉडल का मतलब क्या है। देखिए थॉमसन मॉडल में जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, सेम पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो अगर आप पॉजिटिव को अल्फा पार्टिकल को उसे बम्बार्डिंग करा देंगे तो नेगेटिव तो उसे अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव क्या करेगा, उसे रिपेल करेगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनके मॉडल के हिसाब से पूरे स्फीयर में फैले हुए हैं, लेकिन इनके मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव पूरे स्फीयर में नहीं फैले हुए हैं। पॉजिटिव एक छोटे से पार्ट में है और नेगेटिव जो है वो बड़े स्फीयर में है और वो घूम रहा है उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, दोनों के में एक ही पॉजिटिव चीजें थी कि दोनों ने ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी की बात की थी। तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो यूज किया था, ये इसको गोल्ड फॉयल बोलते हैं। गोल्ड फॉयल मतलब सोने की चादर होती है, सोने की चादर नहीं बोलते, पन्नी होती है। जैसे आपने मिठाइयों पे देखा होगा कि सिल्वर मतलब चांदी का अर्क लगाते हैं, वो हालांकि चांदी का अर्क होता नहीं है लेकिन सिल्वर अर्क बोलते हैं उसे। वैसे ही पत्ती अगर जिसके घर मिठाई का काम होता होगा वो देखेंगे एक पतली पन्नी जैसी चीजें आती हैं, उसी को चिपका देते हैं। तो वैसे ही गोल्डन फॉयल होती है, पतली पन्नी जैसी आती है, लेकिन वो गोल्ड का था। क्योंकि आप सोचिए उस समय ये ऐसा सोच के एक साइंटिस्ट ने गोल्ड पे लेके एक्सपेरिमेंट किया, ये भी बड़ी बात है। और उसके बाद इसने यही बताया कि अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम विदाउट अनडिफ्लेक्टेड बाहर चले गए, कुछ लार्ज एंगल पे चले गए और कुछ उसी सेम पाथ पे वापस आ गए। और इससे उसने कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है एटम के अंदर वो खाली पार्ट है और जो पॉजिटिव स्फीयर है वो बहुत ही छोटे पार्ट में है। और ये पॉजिटिव स्फीयर क्या है, जो छोटा सा पार्ट है ये पॉजिटिव है और इसी का नाम उसने दिया न्यूक्लियस। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस था उसमें भी पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। सुबह बताइए, पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। अभिषेक, रिपल्सन होगा, है ना। तो अगर रिपल्सन होगा तो शिवपूजन जी, तो वो उसी रास्ते पे वापस ही तो आएगा ना, तो इसीलिए वो उस रास्ते पे वापस आ गया था। फिर उसने अपनी पार्ट को बताया कि रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड थ्योरी दे दी और उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत ही तेज स्पीड से चलता है और स्मॉल पार्ट जो है उसका नाम न्यूक्लियस है और एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये 3 चीजें उसने बोली, जिसमें से ये वाली लाइन आपके नीट में कभी कभी आई हुई है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोगों को समझ आ रही ना चीजें। गुड़िया जी, सौम्या, तो ये था आपका रदरफोर्ड थ्योरी, ठीक है। लेकिन बाद में रदरफोर्ड थ्योरी भी गलत हो गई थी और उस थ्योरी पे एक बोर ने इन चीज को थोड़ा सा सपोर्ट किया था, इसलिए बोर मॉडल आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए जब आपकी 19वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई, हालांकि रदरफोर्ड जानते थे
कि उन्होंने जो थ्योरी दी है कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलतियां हैं। हालांकि उस समय इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए नहीं थे, तो रदरफोर्ड चीज़ों को जानते हुए भी उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे सबसे पहले साइंटिस्ट है मैक्सवेल करके, तो मैक्सवेल ने ये बोला कि आप ये बोल रहे हैं कि, देखिए मैक्सवेल ने क्या बोला था, और इसको पहले समझ लीजिए कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है, ध्यान देखिए, मूविंग चार्ज पार्टिकल, यहां से समझने वाली बात है, चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है। कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो वो एनर्जी को इमिट करेगा। अगर आपके पास से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जिस पे चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जिस पे चार्ज पार्टिकल है, अगर वो जा रहा है आपके पास से जा रहा है, ये आप 12th में पढ़ेंगे भी फिजिक्स में, तो वो एनर्जी को इमिट करेगा, ये फैक्ट है। ठीक, तो अगर वो एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन भी आपका आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो वो एनर्जी को इमिट करेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो अगर वो एनर्जी को इमिट करेगा, तो अभी अभी आप जो बोल रहे हो, ध्यान से देखिएगा, अभी आप जो बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर घूम रहा है और एनर्जी भी इमिट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिट करता जाए और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन फिक्स है इसी के अंदर और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बहुत तेज स्पीड से, तो क्या होगा, एनर्जी इमिट करेगा। और जैसे एनर्जी इमिट किया तो होगा क्या कि इमिट करते ही फोर्स इम्बैलेंस हो जाएगा, और जैसे ही फोर्स इम्बैलेंस हुआ तो मैक्सवेल का ये कहना था कि तब तो ये क्या होगा, ऐसे से घूमते घूमते जाएगा, घूमते घूमते जाएगा और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा। और अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन घुस गया तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो लॉजिकली मैक्सवेल तो सही हो गए, क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात करी जाए तो मूविंग चार्ज पार्टिकल में एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट करेगा तो फोर्स इम्बैलेंस होगा, फोर्स इम्बैलेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, घुस जाएगा। इट मीन्स दैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, बट एटम को तो एग्जिस्टेंस है, इसलिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट गलत हुआ, इसलिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट गलत हुआ। मैक्सवेल थ्योरी ने गलत किया था। मैक्सवेल के बारे में बस इतनी चीज जानते रहिए, इससे ज्यादा तो नहीं है मैक्सवेल के बारे में आपके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरा ये भी है, जरा ध्यान से सुनिए। प्रखर, सौम्या, वैष्णवी, शुभी, सभी लोग इसका आंसर करिए। अभय और क्या नाम है, शुभम, ठीक है, निखिल, सभी लोग इसका आंसर करें। मैंने जो बातें आपसे कही कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वो एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, मैक्सवेल थ्योरी सही है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। तो आपका जो सन है, आपका जो सन है उसके चारों ओर अर्थ भी तो घूमती है, उसके चारों ओर अर्थ भी तो घूमती है, अर्थ के चारों ओर मून भी घूमता है, और जुपिटर है, मार्स है, मंगल ग्रह, सारे ग्रह तो घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ। तो ये क्यों नहीं उसके अंदर घुस जाते हैं? अगर मैक्सवेल थ्योरी सही है तो अभी तक आप बचे क्यों हैं? तब तो बचना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि वो तो घूम घूम के कभी का खत्म हो जाना चाहिए था, फोर्स इम्बैलेंस होता है। इसका आंसर बताइए। जिसने इसका आंसर बता दिया, इसका मतलब है कि उसने क्लास 11th में सही से पढ़ा है, और जो नहीं बताया इसका मतलब वो सही से पढ़ा नहीं है। तो 1 मिनट का समय ले लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए कि क्या होता, ऐसे केस में क्या होता। जल्दी जल्दी बताइए। कल सुबह ने कहा था कि सर हम लोग आपके लिए प्रेयर करते हैं, तो थैंक यू आप लोगों को, अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दी से मैं अच्छा हो जाऊं। देखिए अभी भी मुझे माइक से पढ़ रहा है, जबकि मैं बहुत ही पास बैठा हूँ और क्लास के बाद लगभग थक जाता हूँ मैं, ठीक है। और बहुत ही धीरे धीरे बोलता हूँ, मतलब अगर मैं इसे हटा दूँ
तो आवाज़ बहुत ही कम जा रही है ना। तो देखिए जल्दी से अच्छा हो जाता हूँ तो बता, हाँ चलिए बताइए जल्दी, कौन बता रहा है ये। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैक्सवेल थ्योरी सही है। मैक्सवेल थ्योरी ये बोलती है कि एनी चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल की बात करता है, लेकिन जो आपका जो अर्थ है, जो मून है, जो मार्स है, जो जुपिटर है, ये कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ये मासिव पार्टिकल है, इसमें मास है बट इसमें चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका अर्थ जो है वो चार्ज मान लिया। आप अर्थिंग जब देते हैं तो मानते हैं इस पे चार्ज है, बट एक्चुअली वो चार्ज जीरो होता है, अर्थ पे कोई चार्ज नहीं है। इसलिए उसने चार्ज पार्टिकल, अगर अर्थ चार्ज पार्टिकल होता तो डेफिनेटली वो घूम घूम के सन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होके उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता। बट आपका ये कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये मासिव पार्टिकल है, ये है इसका आंसर। इसलिए हम सब बचे हैं। भगवान का शुक्र मनाइए कि हम सभी, ये हमारी अर्थ जो है वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, नहीं तो मैक्सवेल थ्योरी और ये सब, अच्छा ये होता तो मैक्सवेल थ्योरी भी नहीं दे पाता ना, क्योंकि मैक्सवेल होता ही नहीं फिर। ठीक है, चलिए अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोहर थ्योरी। यहाँ से नीट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल आपको जानना चाहिए, आपके सिलेबस में है इसलिए। लेकिन बोहर थ्योरी से क्वेश्चंस भी आते हैं और आपके इसमें पार्ट में भी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी जो थी वो रदरफोर्ड को सपोर्ट करता है। बोहर थ्योरी रदरफोर्ड को सपोर्ट करता है। ये बोहर थ्योरी क्या कहता है, इसके भी पॉइंट्स सुन लीजिए और इस पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो डेरिवेशन है वो सब बोहर थ्योरी पे ही है। तो बोहर थ्योरी ये बोलता है, पहले मैं बता दूं फिर लिखा देता हूँ, है ना। बोहर थ्योरी ये बोलता है कि ये बात ठीक है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन एट अ वेरी हाई स्पीड, यहाँ तक बात सही है। लेकिन वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो उस ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होगी, उस ऑर्बिट की एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा और वो फिक्स एंगुलर मोमेंटम में ही रिवॉल्व करेगा। बात समझ में आ रही है उसने क्या बोला। दूसरी चीज अभी मैं लिखाता हूं, पहले सुन लीजिए, 2-3 बार बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज ये बोलता है वो कि जो ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी फिक्स है, उस ऑर्बिट को मैं बोलूंगा स्टेशनरी ऑर्बिट, या हिंदी में उसे स्थित मतलब रुका हुआ ऊर्जा सेल आप बोल सकते हैं उसे हिंदी में। ठीक है, अब उसका एग्जैक्टली क्या है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और वो बोलता है कि जब आप बाहर से एनर्जी देंगे इस स्टेशनरी स्टेट में तो आपका इलेक्ट्रॉन अपर लेवल पे चला जाएगा। जब बाहर से एनर्जी देंगे तब वो अपर लेवल पे जाएगा, लेकिन वहां पे भी वो एक फिक्स ऑर्बिट में ही जाके रुकेगा। अरे बात समझ में। और इसने ये जो बोला कि जो उसका एनर्जी फिक्स होता है, जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो फिक्स होता है, और उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी इसने दी थी mvr equals to nh upon 2 pi, mvr equals to nh upon 2 pi। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है। अब आपका नीट एकदम प्योर नीट शुरू हो गया। ठीक है, ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो अभी बाद में आएगा, तो इसलिए इसको लिखते हुए यहाँ पे हाईलाइट भी कर लीजिएगा आप लोग कि दिस इज नोन एज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। अब इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ
ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट बैठा हुआ है। ज़्यादातर स्कूल में हर एक रो के जो बच्चे होते हैं वो फिक्स होते हैं कि मतलब ये बच्चा ये फर्स्ट रो में बैठेगा, ये वाला बच्चा फर्स्ट रो में बैठेगा, ये सेकंड रो में बैठेगा, ये थर्ड रो में बैठेगा, ये फोर्थ रो में बैठेगा। ऐसा फिक्स होता है क्या? आपने देखा हो अगर, कि ज़्यादातर स्कूल में ऐसा होता है। अब मैं इसके सारे पॉइंट्स लिखा दूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए, क्या ये फिक्स होता है क्या? और अगर ये फिक्स होता है तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने हर एक लेवल की, मतलब फर्स्ट रो की, सेकंड रो की, थर्ड रो की, फोर्थ रो की, क्या आप इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं कि इसकी एनर्जी फिक्स है? और अगर इसकी एनर्जी फिक्स है तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं कोणीय संवेग। मोमेंटम को बोलते हैं संवेग और एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं कोणीय संवेग। तो इसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों कोणीय संवेग। तो जो हिंदी के बच्चे हैं ध्यान रखिए, कोणीय संवेग, ठीक है। जैसे जैसे मुझे टर्म्स याद आता जाएगा, ध्यान आता जाएगा, मैं बताता जाऊंगा। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि सर इस वाले टर्म्स का मतलब मुझे नहीं पता है, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई? स्कूल में बैठे हुए हैं, हर एक लेवल की एनर्जी लेवल फिक्स है। मान लीजिए सुभी और वैष्णवी फर्स्ट रो में बैठ रहे हैं, प्रखर और अभिषेक सेकंड रो में बैठे हुए हैं, अभय, प्रताप सिंह और शुभम थर्ड रो में बैठे हुए हैं। इसका मतलब सभी का एनर्जी लेवल फिक्स है, सभी का एंगुलर मोमेंटम फिक्स है। तो ये जो फिक्स एनर्जी लेवल के जो सेल हुए उसको इसने बोला स्टेशनरी ऑर्बिटल। इसने इसका क्या नाम दिया? स्टेशनरी ऑर्बिटल। स्टेशनरी ऑर्बिटल, सॉरी स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये होता है रुका हुआ ऑर्बिट, जिसका एनर्जी फिक्स है, क्योंकि वो भागेगा नहीं, वो हमेशा फिक्स रहेगा। फिर वो कहता है कि जब आप इस स्टेशनरी ऑर्बिट में जो है उसको बाहर से एनर्जी दें तो वो अपर लेवल पे जा सकता है। मतलब फर्स्ट रो में सुभी और वैष्णवी बैठी थी, अगर ये ज़्यादा बातें कर रही हैं, ज़्यादा क्लास को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं बोलूँ कि बेटा ऐसा है, आपको पनिश कर रहा हूँ मैं, और पनिशमेंट के थ्रू आपको मैं बाहर एकदम लास्ट रो में बैठा दे रहा हूँ, 5वीं रो में बैठा देता हूँ। तो ये तो कर सकता हूँ मैं। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने इन्हें एक एनर्जी दी जिसकी वजह से ये यहाँ से इस लेवल पे आए, ठीक। इन द सेम वे जो अपर लेवल पे है वो भी तो अपनी एनर्जी को लूज करके लोअर लेवल पे आ सकता है। भाई नीचे वाले को ज्यादा एनर्जी देंगे तो अपर लेवल पे गया, तो अपर वाला भी अपनी एनर्जी को लूज करके नीचे तो आ सकता है ना। इतनी बात समझ में आ रही नहीं? मैं थोड़ा 1 मिनट रुक जाता हूँ, इसे समझिए और फिर मुझे बताइए, आंसर करें। समझ आया यहाँ तक? अब पॉइंट्स लिखिएगा नहीं, भी समझ लीजिए, फिर आराम से पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। और जब आप पॉइंट्स लिखेंगे तो यकीन मानिए आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्योरी लिखा रहा हूँ, समझा समझा के सारी चीज़ें करा रहा हूँ, तो आप करेंगे तो, और इस पे क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आपको फोकस करना भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, जब ये स्टेशनरी ऑर्बिट से अपर लेवल पे गया होगा तो उस ऑर्बिट को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? या उच्च ऊर्जा स्तर वाला
ऑर्बिट। अगर अपर लेवल पे गया तो क्या बोलेंगे, हायर लेवल एनर्जी वाला ऑर्बिटल, यानी कि एक्साइटेड स्टेट वाला ऑर्बिटल। तो ये अगर यहाँ से यहाँ गया तो इसको हम बोलेंगे, ये कहाँ गया, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट का हिंदी होता है उत्तेजित अवस्था वाला, उत्तेजित अवस्था, ठीक है। और जो ग्राउंड स्टेट है, मतलब उसको हम बोलते हैं ग्राउंड, ये जो स्टेशनरी स्टेट जो होती है, ऑर्बिट होती है, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड। जो इनिशियल जो उसकी वैल्यू होती है वो ये होता है, ठीक है। तो मेरी बात मेरे ख्याल से अभी तक समझ आ गई होगी। फिर से सुन लीजिए बोहर ने क्या बोला। बोहर ने ये बोला कि ये तो बात फिक्स है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट करने के कारण वो नीचे आना चाहिए। लेकिन उसने यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है, और उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होगा, और उस ऑर्बिट का नाम स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, ठीक है। उसका कोणीय संवेग फिक्स होगा, उसकी ऊर्जा फिक्स होगी, और उसका नाम स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। फिर वो कहता है कि जब वो अगर कोई बाहर से एनर्जी ले तो वो क्या करेगा, उस स्टेशनरी ऑर्बिट से अपर लेवल यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, या अगर कोई एक्साइटेड स्टेट में है तो अपनी एनर्जी को लूज करके लोअर लेवल पे आ सकता है, जिसे आप एक्साइटेड स्टेट या डी एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं। यही थ्योरी बोहर ने दी थी, और ऐसा करने से ये चीज फिक्स हो गया कि बोहर ने जो बोला है वो रदरफोर्ड को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जब वो फिक्स है तब तो गिरेगा ही नहीं। एक दूसरे एग्जांपल से इसे समझिए। चीजें समझ में आ गई? क्या समझाता हूँ, फिर लिखा देता हूँ आपको ना। सीढ़ी पे चढ़ते हैं आप लोग, सीढ़ी पे। सभी के घर में सीढ़ी है क्या? सभी के घर में सीढ़ी है? पहले एक बांस वाली सीढ़ी आती थी ना, हम लोग जब गांव में जाते थे ना, पहले गांव में घर जो होता था मिट्टियों का बनता था। तो एक मतलब छत पे जाने के लिए हम लोग कभी कभी बांस वाली सीढ़ी का यूज करते थे, ठीक है। तो अब तो काफी चेंज हो गया है, हर जगह हर सबके पक्के मकान है। और पहले भी गांव में भी जो कच्चे मकान बनते थे उसमें भी सीढ़ी बनती थी, कच्ची सीढ़ी बनती थी, ऐसा नहीं कि बांस से ही बनता था। तो सीढ़ी पे सब लोग जानते हैं, सीढ़ी पे सब लोग चढ़े हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आप हैं, ये ग्राउंड स्टेट है ना। इसके बाद पहुंच जाएंगे, ये तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी। यहाँ तक आने के लिए आपको 10 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक। हर एक सीढ़ी पे ऊपर पहुंचने पे आपको 2 जूल एनर्जी चाहिए। 2 जूल यहाँ लगी, 2 जूल यहाँ, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब अगर मैं कहूं कि मैंने आपको 4 जूल एनर्जी दी, मैंने आपको 4 जूल एनर्जी दी, तो आप किस सीढ़ी पे पहुंचेंगे, जल्दी से बताइए, सभी बताइए, किस सीढ़ी पे पहुंचेंगे? पहला, दूसरा, दूसरी सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 6 जूल एनर्जी दूं तो किस सीढ़ी पे पहुंचेंगे? थर्ड सीढ़ी पे पहुंचेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 5 जूल ही एनर्जी दे रहा हूं, एनर्जी तो दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन 5 जूल दे रहा हूं, अब आप कहां जाएंगे? पहले 2 जूल को लेके आप पहली सीढ़ी पे गए, दूसरे 2 जूल को लेके दूसरी सीढ़ी पे लेके चले गए, तीसरी सीढ़ी तक पहुंचने में आपको 2 जूल एनर्जी और चाहिए, लेकिन मैंने 1 ही जूल एनर्जी दी। तो क्या आप सीढ़ी के बीच में लटके रहेंगे? क्या एनर्जी तो दे दी मैंने, क्या आप सीढ़ियों के बीच में लटके रहेंगे? यहाँ पे 6 जूल होती तो थर्ड पे पहुंच जाते, 4 जूल होती तो फोर्थ पे होते, लेकिन 5 जूल हो गया तो कहाँ गए?
या मैं कह रहा हूँ 7 जूल दे दिया तो कहाँ चले जाएंगे? 7 जूल देंगे तो क्या ये बीच में अटके रहेंगे क्या? और आप कहेंगे कि अगर बीच में अटके नहीं है तो वो जो एक्स्ट्रा जूल एनर्जी दी गई वो कहाँ गई? जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई वो कहाँ गई फिर? जल्दी बताइए। वो एक्स्ट्रा जूल एनर्जी, अब ध्यान से सुनिए, वो एक्स्ट्रा जूल एनर्जी 4 जूल लेके तो आप दूसरी सीढ़ी पे चले गए। जो 5, अगर आपको 6 जूल मिलेगा तभी आप तीसरी पे जाएंगे। अगर 1 ही जूल मिला तो उस एनर्जी को आप एमिट कर देते हैं। वही आपको सब्सटेंस आपको कलरफुल दिखता है, वो कलर के फॉर्म में दिख जाएगा आपको। एनर्जी को आपने पढ़ा ना, कलर के फॉर्म में दिखता है आपको, वही कलर के फॉर्म में दिखता है। ठीक। और ये जो एनर्जी लेवल है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसे? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मतलब जो फिक्स है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं इंक्लाइन प्लेन ले लेता ऐसा, इसको हिंदी में बोलते हैं नत समतल। नत समतल अगर ले लेता तो बोलता है यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 जूल एनर्जी लगती है, तो 5 जूल दूंगा तो कहाँ जाएगी? तो आधे पे रुकेगा। लेकिन यहाँ पे आधे पे नहीं रुकेंगे आप, यहाँ पे आप फिक्स लेवल पे रुकेंगे। तो मतलब यहाँ पे हर एक लेवल की एनर्जी क्या है? फिक्स है, डिस्क्रीट लेवल है एनर्जी। और यहाँ पे क्या है? वो है, मतलब फ्लो में है। अगर आपने 6 जूल दिया तो भी यहाँ रुक जाएगा, 5.5 दिया तब भी चला जाएगा यहाँ कुछ दूर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो इस एनर्जी लेवल को आप डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बोलते हैं और ये फिक्स होती है। ठीक। अब क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या मैं आपको बोहर थ्योरी लिखा दूं? बोहर थ्योरी लिख लीजिए, बोहर थ्योरी। लिखिए बोहर थ्योरी। अच्छा, बोहर थ्योरी के लिए एक चीज और लिख लीजिएगा। बोहर ने हाइड्रोजन पे वर्क किया था, तो इट वर्क्स फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम करता है। बोहर थ्योरी ये बोलती है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल ऑर्बिट ऑर्बिट around the nucleus, around द न्यूक्लियस, या पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा भी। न्यूक्लियस इज फिक्स। ठीक है। एंड दीज एनर्जी लेवल is known as stationary orbit। ठीक है। नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग of these orbit is fixed। these orbit मतलब ये स्टेशनरी ऑर्बिट का, these orbit is fixed and it is equal to, ये लिख भी लीजिए, equal to mvr equals to nh by 2 pi। mvr equals to nh upon 2 pi। फटाफट लिखिए। वेयर m इज द मास, जो भी सब्सटेंस उसका मास, v क्या है? वेलोसिटी है, r क्या है? रेडियस है,
n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h क्या, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। अब ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि उसी से रेडियस वोडियस को डिस्कवर करूंगा, बताऊंगा क्या है। पहले इतनी चीज़ लिख लीजिए। लिख लीजिए ये। हिंदी में जो बच्चा जानना चाहता है मैं बोल देता हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ कि जो नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिट है उसका ऊर्जा फिक्स होता है और उस ऊर्जा लेवल को आप स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। दूसरा, उस ऑर्बिट का जो कोणीय संवेग होता है वो फिक्स होता है, जो जिसकी वैल्यू mvr=nh/2π होती है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि व्हेन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या एनी सब्सटेंस, व्हेन यहाँ इलेक्ट्रॉन ही लिख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी it goes to upper level that is excited state। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा, when electron lose energy it comes to lower energy level। इसको बोलते हैं डी एक्साइटेड स्टेट। अब मैंने आपको इतनी बार समझा दिया है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। बाकी फिर से भी आप फिगर से भी देखना चाहें तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसको n1 बोलेंगे, ये n2 स्टेशनरी ऑर्बिट, ये n3 स्टेशनरी ऑर्बिट। सभी का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा nh/2π। यहाँ n की वैल्यू 1 रख दीजिएगा, यहाँ n की वैल्यू 2 रख दीजिएगा, यहाँ n की वैल्यू 3 रख दीजिएगा। जब वो यहाँ पे है और एनर्जी को गेन करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे है एनर्जी लूज करेगा तो डी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पे जो पहुंचा उसको हम बोलेंगे 1 2 3। तो इसका मतलब है इसका एनर्जी जो डिफरेंस है E3 माइनस E1 होगा। ठीक है, तो आपका बोहर थ्योरी खत्म हो गई है लगभग, है ना। तो इसे अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और होप कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। आप मेहनत करते जाइए, मैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा। और जाते जाते थोड़ा सा लाइक का बटन भी दबा दिया कीजिए, ये आपको बोलना पड़ता है ना। समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आता तो मुझे मैसेज कर लीजिए, नंबर है ही आपके पास मेरा, है ना। ठीक, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारी चीज़ों को nh/2π की वैल्यू को ध्यान रखिएगा। हाँ, ओके।